हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं का एक एकांकी नाटक है रीढ़ की हड्डी, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और इनका जब जन्म हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इनके मुख्य मुख्य नाटक जैसे हम सब जानते हैं, 1951 में इनका कोणार्क प्रकाशित हुआ, शारदिया 1960 में, पहला राजा और 1969 में, दशरथ नंदन 1974। इस तरह से इनके कुछ एकांकी नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर के। एकांकी नाटक की बात चलती है तो एकांकी नाटक हमें ये समझना चाहिए, एकांकी नाटक यानी एक अंक का नाटक। जब हम थिएटर में नाटक देखने जाते हैं तो वहाँ पर पर्दा उठता है और पूरा नाटक समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही पर्दा गिरता है। एक ही अंक का नाटक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ये एकांकी नाटक की शुरुआत कब से हुई। तो एकांकी नाटक की शुरुआत जो है ऐसा बताते हैं विद्वान 1929 के 30 के आसपास से हुई। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट सबसे पहला एकांकी नाटक माना जाता है विद्वानों में। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी जो है कौमुदी महोत्सव नाटक लिखा, वो भी एकांकी नाटक का आरंभिक नाटकों में से एक है। भुवनेश्वर ने लिखा तांबे का कीड़ा, तांबे के कीड़े और कारवां, ये भी एकांकी नाटकों के आरंभ में लिखे गए। कुछ बच्चे ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं मन में कि जो हिंदी साहित्य का, जो हम आधुनिक हिंदी साहित्य का जो चलन मानते हैं वो भारतेंदु से मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में हुई थी। तो 1850 मतलब ये है कि 1881 में भी उन्होंने नाटक लिखा, जैसे अंधेर नगरी लिखा था, लेकिन वो एकांकी नाटक नहीं था। उसमें और भी दृश्य थे। अंक, उन्होंने भी अंक कहा, वैसे अपने अपने जो दृश्य हैं उनको उन्होंने अंक कहा, लेकिन वो एकांकी नाटक की श्रेणी में नहीं है। उनसे पूर्व भी एकांकी नाटक लिखे गए, लेकिन उनको नाटकों की श्रेणी में रखा जाएगा, एकांकी नाटकों की श्रेणी में हम नहीं रखते। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर का लिखा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन हमारी होती है। इस नाटक, यह एक विचार प्रधान नाटक है, विचार प्रधान एकांकी नाटक है। इसमें जो है नारी को उचित गरिमा न प्राप्त होने की समस्या को जो है प्रभावशाली चित्रण यहाँ किया गया है। इसमें जो मुख्य पात्र है उमा, एक लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी आंखों पे चश्मा है। इनके पिता राम स्वरूप, इनकी माता का नाम प्रेमा, और लड़का जो उमा को देखने आएगा उसका नाम है शंकर, और उनके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद, जो कि पेशे से एक वकील हैं। तो यहाँ पर नारी को जो उचित सम्मान नहीं मिल रहा, या नारी और पुरुष की शिक्षा में जो भेद किया जा रहा है, उसको जो है यहाँ पर, उस चित्र को यहाँ पर उभारा गया है। उमा जो है एक पढ़ी लिखी लड़की है। छोटा सा सार मैं आपको बता दूं, उमा जो है एक पढ़ी लिखी लड़की है, बीए पास है, लेकिन उसकी आंखों पे चश्मा लगा है। लड़के वाले यानी शंकर और उसके पिता यह चाहते हैं कि लड़की अच्छी हैसियत की तो हो, घर परिवार की, लेकिन वो कम पढ़ी लिखी हो। उनका पीछे से मानना ऐसा है कि अच्छे घर की हो, अच्छी हैसियत वाली हो, अर्थात वह दहेज दे सके, लेकिन कम पढ़ी लिखी हो और घर का सारा काम कर सके, घरेलू जैसे नौकर काम करते हैं उस तरह का काम भी कर सके। तो ऐसी दकियानूसी सोच रख कर ये लड़की को देखने आ रहे हैं। उधर लड़की के जो पिता हैं राम स्वरूप, वह भी यह चाहते हैं कि जब उमा लड़के वालों के पास आए, एक तो चश्मा उतार के आए, और जब वो पूछें शिक्षा के बारे में तो वो कह दे कि बस मैट्रिक पास है, अपनी शिक्षा बीए ना बताए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो ये चाहते हैं कि भाई इनका भी अच्छा परिवार है और इसका विवाह ऐसे हो जाए झूठ बोलकर, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि भाई जब लड़की आए तो तश्तरी में पान, तश्तरी यानी प्लेट, थाल, छोटी थाली, उसमें जो है पान लेकर आए, ठीक है। तो इस तरह से जो है लड़के वाले अपने विचार रखते हैं और लड़के वाले घर आ जाते हैं। किसके घर आते हैं?
उमा के, राम स्वरूप के घर आ जाते हैं। और क्योंकि कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया था, उसमें तख्त रखा गया था, तख्त के ऊपर दरी, दरी के ऊपर चादर, और वहाँ पर एक सितार भी रखा गया था, क्योंकि ये लड़की जो है सितार बजाने में भी, संगीत में भी प्रवीण थी। तो यह प्रदर्शन भी उनके सामने करना था। देखिए पुरानी सोच है कि लड़की को कैसे कैसे आगे रख कर दिखाया जा रहा है, जबकि लड़की पढ़ी लिखी है, बीए पास है, लेकिन फिर भी कैसा प्रदर्शन। तो ये सिर्फ हमारी संकीर्ण मानसिकता का एक उदाहरण है। तो जब लड़की आती है, विवाह की बातचीत करते हैं, और लड़के वाले राम स्वरूप जो हैं वो अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे कि सेवक हैं बिल्कुल। हाँ में हाँ, हर चीज़ हाँ जी, भाग कर खुद ही सामान लाना, खुद ही काम करना, इस तरह की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप ऐसी बात करते हैं कि हमारे ज़माने में बहुत ठीक हुआ करता था, जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती थी, आराम से रिश्ते हो जाते थे, है ना। तो ये भी एक गलत बात है कि पुराना ज़माना अब निकल गया है, नया ज़माना है, आगे बढ़ना चाहिए, आगे सोचना चाहिए, आगे की सोच रखनी चाहिए। मानते हैं कि नहीं बच्चे? मानते हैं। अच्छा, एक बात और है इसमें, गोपाल प्रसाद जो है विवाह की बातचीत को एक बिज़नेस का नाम दे रहे हैं। बिज़नेस कैसे? कि विवाह होगा, कितना दान दहेज मिलेगा। लड़के वाले दहेज बहुत संकीर्ण मानसिकता के होते हैं तो लेते हैं दहेज, है ना, लड़की वालों को देना भी पड़ता है, ऐसे मान के। उसकी यही सोच थी कि भाई लड़की अच्छे हैसियत की हो, अच्छे घर परिवार की हो, लेकिन कम पढ़ी लिखी हो, ताकि वहाँ से दहेज भी मिल सके और घर का घरेलू जो है काम भी कर सके, झाड़ू पोछा बर्तन ऐसा काम भी कर सके। तो बिज़नेस करते हैं, कैसा दहेज शादी होगी, कितना करेंगे, कैसे लेंगे, कैसे देंगे, ऐसे एक बिज़नेस की बातचीत करते हैं। तो ये भी उनकी एक जो है छोटी सोच को दर्शाता है बच्चों। तो फिर क्या होता है कि सामने सितार रख दिया जाता है, और सितार रखने के बाद जो है लड़की सितार बजाती है, गाने गाती है, मीरा का भजन गाती है। मीरा जो कृष्ण जी की भक्त थी मीरा, उनका एक भजन गाती है। और वो सितार बजाते थे, भजन गाते गाते उनकी निगाह जो है अचानक शंकर से जा टकराती हैं। शंकर जो लड़का है अपने पापा के साथ आए, गोपाल प्रसाद के। अब जैसे ही उसकी नज़र टकराती वो सितारा बजाना बंद कर देती है, क्योंकि वो उसके बैकग्राउंड में आता है कि शंकर कैसा लड़का है। ये जब बीए कर रही थी, और शंकर भी क्योंकि बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो इस शंकर को कई बार गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जो है मंडराते देखा था, और एक बार तो इसको जो है मार के भगाया गया था। वहाँ जो चौकीदार एक महिला थी उसके पैर पड़ के, और फिर जो है वहाँ से ये माफ़ी मांग के भागा था। तो ये सामने उसके चित्र आ जाता है। लड़की पान लेके आती है, तस्तरी में पान लेके लड़की आती है। तो गोपाल प्रसाद ये संदेह करते हैं, जब लड़की तस्तरी में पान लेके आती है उसकी आंखों पे चश्मा लगा है। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ऐसे पिता पुत्र दोनों एक दूसरे की, लड़की आंखों में चश्मा है। वो कहते हैं राम स्वरूप से कि आपने लगता है ऐसा तो नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी है, हमसे ये बात छिपाई हो। राम स्वरूप कहते हैं नहीं नहीं, लड़की मैट्रिक पास है, चाहे लड़की से पूछ लो, लेकिन लड़की बोलती नहीं है। इतने में क्या होता है, लड़की के जो अंदर के जो गुबार है वो फूट पड़ता है। वो कहती है कि लड़की मेज कुर्सी की तरह दिखा दी जाती है, लड़की की इच्छा अनिच्छा नहीं पूछी जाती। लड़कों की इच्छा क्यों पूछी जाती है? लड़कों को ऐसे मेज कुर्सी की तरह क्यों नहीं दिखाया जाता? दोनों बैठे उनकी बातें सुनते रहते हैं। और इस तरह से आगे कहती है कि लड़कियों का दिल नहीं होता क्या? लड़कों का ही दिल होता है क्या? उन्हीं से सारी बातें पूछी जाएंगी? ऐसी सारी वो जो है बातें करती है, अपने मन की बात कहती है। और राम स्वरूप उसकी तरफ देखते हैं कि शांत हो जाए, लेकिन वो अपनी सारी बात कहती है। गोपाल प्रसाद उठ के जाने लगते हैं, तो कहती है उमा पीछे से कि जाओ जाओ देखो अपने लड़के की बैकबोन है कि नहीं, ये रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। कोई कहते हैं ना कि एक व्यक्ति में एक क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। वो सिद्धांतहीन व्यक्ति था, वहाँ भागता घूम रहा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगा रहा है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं।
तो जाओ देखो देखो लड़की की, आपके लड़के की बैकबोन है कि नहीं, क्या लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार नहीं, ऐसी बातें करती है। और गोपाल प्रसाद गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं आपने हमसे झूठ बोला। राम स्वरूप से जाते जाते गेट की तरफ जाते हैं और बोलते हैं, और लड़की पढ़ी लिखी थी आपकी और आपने हमसे बोला कि लड़की मैट्रिक पास है। वो कहती जाओ जाओ अपने घर जाओ, देखो लड़के की, अपने शंकर की, इसकी बैकबोन है कि नहीं। ये तो सिद्धांतहीन व्यक्ति है। इतना कहते कहते अपने मन का गुबार निकालती है, हल्का हो जाता है उसका, वो लोग चले जाते हैं और उमा रोने लगती है। तो ये कुछ इसकी मोटी मोटा सार मैंने आपको बताया। और इसमें कुछ उर्दू भाषा के कठिन शब्द हैं जो मैं आज यहाँ बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए, गंदुमी रंग यानी गेहुआ रंग, कसरत व्यायाम है ना, एक्सरसाइज, जाहिर प्रकट करना, नफ़रत घृणा, कतई एकदम बिल्कुल, ऐसे बोलते हैं ना, कतई नहीं बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ी मूर्खता, करीने से तरीके से, जिक्र चर्चा वगैरह आदि इत्यादि, अधीर परेशान, खासियत खासियत विशेषता, नुक्ता भी आएगा उर्दू भाषा में, क ख है ना, ये जैसे हम का लिखते हैं क है ना तो हलक से बोलते हैं क, ऐसे हम ग लिखते हैं तो वो भी हलक से बोलते हैं, कागज़ है ना, और जा लिखते हैं तो जा के पीछे भी नुक्ता आता है। खासियत, खा लिखते हैं तो यहाँ भी खा के नीचे भी नुक्ता, ठीक है, खासियत विशेषता। तकल्लुफ़, देखिए फ़ा के नीचे भी नुक्ता है, फ़ा के नीचे भी। फ़ा की एक विशेषता है बच्चों कि जब हम हिंदी में ये पढ़ते हैं फा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि हिंदी में भी तो फा आता है, तो जब हम फा बोलते हैं ना तो फा, दोनों होंठ मिलते हैं और हवा निकलती है, फा, फल, ऐसे फल है ना, सफल, देखिए नुक्ता नहीं है यहाँ पे, असफल, ठीक है, नुक्ता नहीं है, फा बोल रहे हैं हम, फा नहीं बोल रहे, फा, लेकिन जब नुक्ता लग जाता है तो ये हो जाता है फ़ा, उर्दू भाषा का शब्द हो जाता है फ़ा, है ना। तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ नहीं बोलेंगे, तकल्लुफ़, नुक्ता लग गया। शिष्टाचार, कलसों यानी घड़ों से नहाते थे। इज़्ज़त, जा, देखिए जा के नीचे मैंने लगा रखा है यहाँ पे जा, इज़्ज़त यानी सम्मान। दकियानूसी सोच, रूढ़िवादी, पुराने विचारों की, ऐसे है ना, दकियानूसी सोच रखना, रूढ़िवादी। कमबख्त, दुर्भाग्यशाली, अभागा भी लिख सकते हैं। निहायत, बहुत अधिक, है ना, निहायत बेवकूफ़ है ना, निहायत यानी बहुत अधिक बेवकूफ़, निहायत समझदार है, बहुत समझदार। तकदीर, भाग्य, किस्मत, इर्द गिर्द, आसपास, अर्ज़, अर्ज़ी, प्रार्थना, ठीक है। तो ये कठिन शब्द हैं और इसको हम मूल रूप से, इस पाठ को हमें नाटक के रूप में खेलें तो इसमें हमें ज़्यादा जो है आनंद आएगा और हम ज़्यादा सीखेंगे। एक प्रश्न मुख्य रूप से इसका है जो हम करेंगे यहाँ पर। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर, अपनी पाठ्य पुस्तक का देखिए पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था ऐसे बात करते हैं, कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना क्या तर्कसंगत है? तो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की ऐसे तुलना करना अपने ज़माने से मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वह ज़माना था, उस समय का दौर अलग था, अब वह चला गया। अब वर्तमान समय में हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे सोच हमें देखनी चाहिए, आगे का क्या जो है परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए पुराने समय से तुलना करना सिर्फ समय बर्बाद करना है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना या विरोधाभासी किस विशेषता को प्रकट करता है? रामस्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना और विवाह के समय ये दिलाना। रामस्वरूप अधिक जो है आधुनिक विचारों के व्यक्ति वैसे तो हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को जो है उच्च शिक्षा दिलाई और वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर भी रहे, है ना। इस प्रश्न में उन्होंने बीए तक अपनी लड़की को जो है पढ़ाया और विवाह के लिए वर ढूंढा, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा ढूंढा। लेकिन यहाँ उनकी एक यह सोच है कि उसके जो पिता हैं लड़के के, वो उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी लड़की को कह दिया कि केवल मैट्रिक पास है, ताकि पढ़ी लिखी लड़की को वो जो है कम पढ़ी लिखी लड़की को वो पसंद कर लें। कौन?
गोपाल प्रसाद। ठीक है, जो लड़की उस समय ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी तो उसको जो है थोड़ा कम पसंद किया जाता था। तो इस तरह से अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाना और एक तरह से उनके प्रगतिशील विचारों को जो है आगे बढ़ाना, तो इस तरह से दोनों जो हैं ये आपस में विरोधाभासी हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं? विरोधाभासी हैं। और ये इसके मुझे लग रहा है मुख्य मुख्य प्रश्न हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें बच्चों। पाठ को अब एक बार दो बार इसको अवश्य देखेंगे तो ये पाठ पूरा समझ में आ जाएगा और फिर जो है मूल रूप से नाटक भी खेला जा सकता है। थैंक यू बच्चों।